कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्सर सभी जीवित चीजों का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। एक बड़ी बिल्डिंग की कल्पना करें जो कई छोटी ईंटों से बनी है। हर ईंट पूरी बिल्डिंग की बनावट के लिए जरूरी है। इसी तरह सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़ी नीली व्हेल तक, कोशिकाओं से बने होते हैं। ये छोटी स्ट्रक्चरें जीवन के लिए जरूरी सभी प्रोसेसों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। वे सेल्फ कंटेंट और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जो छोटी फैक्ट्रियों की तरह काम करते हैं जो खास काम करती हैं। कोशिकाओं के बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन का एग्जिस्टेंस नहीं होता। हर कोशिका जीव को जीवित और सही ढंग से काम करने में मदद करती है। कोशिका की खोज जीव विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर थी। ये साल 1665 में हुई थी। रॉबर्ट हुक नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें देखा और नाम दिया। वह अपने बनाए माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क की एक पतली स्लाइस देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कॉर्क कई छोटे बॉक्स जैसे कंपार्टमेंट से बनी थी। ये छोटे कमरे उन्हें मठ की कोशिकाओं की याद हटाते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें कोशिकाएं, सेल्स कहा। हुक ने असल में कॉर्क प्लांट की डेड सेल वॉल देखी थी, लेकिन उनके ऑब्जर्वेशन ने माइक्रोस्कोपिक जीवन और वैज्ञानिक खोज की एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। जीवित जीवों को उनकी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ जीव केवल एक कोशिका के बने होते हैं। इन्हें यूनिसेलुलर जीव, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। उदाहरणों में बैक्टीरिया और अमीबा शामिल हैं। इस अकेली कोशिका को जीवन के सभी कार्य करने होते हैं, जैसे खाना, प्रजनन करना और हिलना। दूसरी ओर कई जीव कई कोशिकाओं के बने होते हैं। इन्हें मल्टीसेलुलर जीव, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मनुष्य, जानवर और पौधे सभी मल्टीसेलुलर जीवन के उदाहरण हैं। इन जीवों में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती हैं। उदाहरण के लिए मांसपेशी कोशिकाएं हिलने डुलने में मदद करती हैं, जबकि तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में सिग्नल भेजती हैं। यह स्पेशलाइजेशन मल्टीसेलुलर जीवों को उनके यूनिसेलुलर साथियों की तुलना में बहुत बड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनने की अनुमति देता है। कोशिकाएं एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक साथ काम करती हैं, टिश्यू बनाती हैं, जो बदले में दिल या फेफड़ों जैसे अंग बनाते हैं। फिर ये अंग सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे सिस्टम में एक साथ काम करते हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन हाई डिग्री की एफिशिएंसी और कॉम्प्लेक्सिटी की अनुमति देता है। खरबों कोशिकाओं के बीच सहयोग ही है जो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक इंसान को, अपने वातावरण में रहने, बढ़ने और फलने फूलने की अनुमति देता है। यह माइक्रोस्कोपिक स्तर पर टीम वर्क का एक उल्लेखनीय सिस्टम है। हर कोशिका अपने छोटे आकार के बावजूद एक कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर रखती है। आइए ज्यादातर कोशिकाओं में आम 3 मेन पार्ट्सों को देखें। सबसे बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन है। यह एक प्रोटेक्टिव बैरियर या गेटकीपर की तरह काम करती है। यह पतली परत कंट्रोल करती है कि कोशिका में क्या घुसता है और क्या निकलता है। यह सुनिश्चित करती है कि हानिकारक पदार्थ बाहर रहें, जबकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अंदर आ सकें। यह एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो कोशिका के इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखता है। मेम्ब्रेन के अंदर एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह तरल पदार्थ कोशिका को भरता है और सभी इंटरनल स्ट्रक्चर को घेरता है। जीवन के लिए जरूरी कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं साइटोप्लाज्म के भीतर होती हैं। ज्यादातर यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बिल्कुल केंद्र में हमें न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस को अक्सर कोशिका का कंट्रोल सेंटर या दिमाग कहा जाता है। इसमें कोशिका का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे डीएनए या डिओक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। यह डीएनए इस बात के सभी निर्देश रखता है कि कोशिका को कैसे बढ़ना, काम करना और प्रजनन करना चाहिए। न्यूक्लियस अपनी खुद की मेम्ब्रेन से सुरक्षित होता है, जिसे न्यूक्लियर एनवेलोप कहा जाता है, जो इसे बाकी साइटोप्लाज्म से अलग करता है। कोशिका की मूवमेंट विधियों को कंट्रोल करके और उसकी जेनेटिक जानकारी को मैनेज करके न्यूक्लियस जीव के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सेलुलर प्रोसेसें सही ढंग से और व्यवस्थित तरीके से पूरी हों, जबकि सभी कोशिकाएं कुछ बेसिक विशेषताएं साझा करती हैं। पौधे की कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं।
पौधे की कोशिकाओं में उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कठोर सेल वॉल होती है। यह दीवार सेलुलोज नाम के एक कठोर पदार्थ से बनी होती है। यह अतिरिक्त सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रदान करती है, जिससे पौधे को उसकी मजबूत संरचना मिलती है। पशु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती है। एक और अहम अंतर पौधे की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति है। ये विशेष ऑर्गेनेल हैं, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। पशु कोशिकाएं अपना भोजन नहीं बना सकती हैं और इसलिए उनमें क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। इसके अलावा पौधे की कोशिकाओं में आमतौर पर एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। यह वैक्यूल एक बड़ी थैली होती है जो पानी, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करती है। जब यह पानी से भर जाती है तो यह सेल वॉल पर प्रेशर डालती है, जिससे पौधे को सीधा खड़ा रहने में मदद मिलती है। इसके विपरीत पशु कोशिकाओं में कई छोटे वैक्यूल हो सकते हैं, लेकिन उनमें कभी भी एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता। संरचना में ये मौलिक अंतर सीधे पौधों और एनिमल्सों के रहने के अलग अलग तरीकों से संबंधित हैं। पौधे स्थिर होते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, जबकि जानवर मोबाइल होते हैं और ऊर्जा के लिए अन्य जीवों का सेवन करना पड़ता है। साइंटिस्ट कोशिकाओं को उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर दो मुख्य कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ये दो प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल होती हैं और आमतौर पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक सच्चा न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए एक मेम्ब्रेन के भीतर बंद नहीं होता है। इसके बजाय डीएनए साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोइड नामक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से तैरता है। इन कोशिकाओं में अन्य कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं होते हैं। बैक्टीरिया और आर्किया ही ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, और वे पृथ्वी पर जीवन के सबसे पुराने रूपों में से हैं। दूसरी ओर यूकैरियोटिक कोशिकाएं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उनकी निर्णायक विशेषता एक सच्चे न्यूक्लियस की उपस्थिति है। न्यूक्लियस में कोशिका का डीएनए होता है, जो इसे कोशिका के बाकी हिस्सों से अलग और सुरक्षित रखता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कई अन्य स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल कहा जाता है। इन ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया शामिल हैं, जो ऊर्जा पैदा करते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन और लिपिड बनाने में मदद करता है। सभी पौधे, जानवर, कवक और प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ज्यादा स्पेशलाइजेशन और मल्टीसेल्युलर जीवों के निर्माण की अनुमति देती है। एक कोशिका के कार्य अविश्वसनीय रूप से विविध और जीवन के लिए जरूरी हैं। सबसे महत्वपूर्ण फंक्शंसों में से एक ऊर्जा उत्पादन है। ज्यादातर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे अक्सर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर सेलुलर रेस्पिरेशन नामक एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों जैसे भोजन से ग्लूकोज को एटीपी या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा के एक यूजेबल फॉर्म में परिवर्तित करती है। यह ऊर्जा गति से लेकर विकास तक अन्य सभी सेलुलर मूवमेंट विधियों को पावर्स। माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति के बिना कोशिका अपने महत्वपूर्ण फंक्शंसों को करने में सक्षम नहीं होगी और यह क्विकली डाई। कोशिका का एक और महत्वपूर्ण कार्य विकास और प्रजनन है। कोशिकाएं नए अणुओं को संश्लेषित करके और आकार में बढ़कर बढ़ती हैं। जब एक कोशिका एक निश्चित आकार तक पहुंच जाती है, तो वह नई कोशिकाएं बनाने के लिए विभाजित हो सकती है। इस प्रक्रिया को, जिसे कोशिका विभाजन के रूप में जाना जाता है, इस तरह जीव बढ़ते हैं और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं। कोशिकाएं प्रोटीन बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। इस प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है। प्रोटीन कोशिका के वर्क हॉर्स होते हैं। वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, स्ट्रक्चरात्मक सपोर्ट प्रदान करते हैं और अनगिनत अन्य कार्य करते हैं। प्रत्येक विशिष्ट प्रोटीन बनाने के निर्देश न्यूक्लियस के भीतर डीएनए में संग्रहित होते। कोशिकाओं के बारे में सामूहिक ज्ञान को सेल थ्योरी के रूप में जाना जाता है।
यह जीव विज्ञान के सभी सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक प्रिंसिपलों में से एक है। सेल थ्योरी के 3 मुख्य भाग हैं। सबसे पहले ये कहता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका मतलब है कि चाहे कोई जीव एक साधारण बैक्टीरिया हो या एक कॉम्प्लेक्स इंसान, कोशिका उसकी संरचना की बेसिक यूनिट है। दूसरा, यह सिद्धांत कहता है कि कोशिका जीवन की बेसिक यूनिट है। इसका मतलब है कि कोशिका सबसे छोटी इकाई है जिसे जीवित माना जा सकता है, क्योंकि यह जीवन के लिए जरूरी सभी प्रोसेसों को पूरा कर सकती है। सेल थ्योरी का तीसरा और अंतिम भाग शायद सबसे गहरा है। ये कहता है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यह सिद्धांत 19वीं सदी के मध्य में स्थापित किया गया था और इसने सहज पीढ़ी के पहले के विचार को गलत साबित कर दिया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि जीवन गैर जीवित पदार्थ से उत्पन्न हो सकता है। सिद्धांत का यह भाग बताता है कि पृथ्वी पर सभी जीवन कोशिका विभाजन की एक अटूट श्रृंखला के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो अरबों साल पहले की पहली कोशिकाओं तक फैली हुई है। सेल थ्योरी हमारे ग्रह पर सभी जीवन की संरचना, कार्य और निरंतरता को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मौलिक ढांचा प्रदान करती है। कोशिका के महत्व को कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। कोशिकाएं मौलिक इकाइयां हैं जो हर जीवित चीज को बनाती हैं। ह्यूमंसों के लिए कोशिकाएं हमारे एग्जिस्टेंस का आधार हैं। हमारा शरीर खरबों कोशिकाओं से बना है, हर एक का एक विशिष्ट काम है। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं विचार भेजती हैं और मांसपेशी कोशिकाएं हमें हिलने डुलने देती हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी कोशिकाएं नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। इसलिए कोशिकाओं के काम करने के तरीके को अंडरस्टैंडिंग ना दवा के लिए महत्वपूर्ण है। यह वैज्ञानिकों को कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज विकसित करने में मदद करता है, जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है, और जेनेटिक विकारों को अंडरस्टैंडिंग में मदद करता है। निष्कर्ष में कोशिका वास्तव में जीवन का रहस्य है। ये सभी जीवों के लिए संरचना और कार्य की बेसिक यूनिट है। एक बैक्टीरिया की साधारण प्रोकैरियोटिक कोशिका से लेकर एक मानव शरीर को बनाने वाली कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड यूकैरियोटिक कोशिकाओं तक, ये छोटी स्ट्रक्चरें जीवन को परिभाषित करने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। वे ऊर्जा पैदा करती हैं, विकास को सुविधाजनक बनाती हैं, जरूरी प्रोटीन बनाती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जेनेटिक ब्लूप्रिंट ले जाती हैं। कोशिका की खोज और सेल थ्योरी के विकास ने जैविक दुनिया के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशनाइज्ड। कोशिकाओं का अध्ययन जीवन, स्वास्थ्य और बीमारी के मिस्ट्रियों को खोलना जारी रखता है। हमें याद हार्ट आता है कि सबसे बड़ी जटिलताएं अक्सर सबसे सरल बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू होती हैं।